बच्चों, पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मांग की रोज की विधियां चल रही थी। दो विधियां आपकी हो चुकी थी। तीसरी विधि जिसे हम कुल व्यय विधि बोलते हैं। देखिए, जब नाम आया है व्यय का, जिसे हम कुल खर्च विधि भी बोलेंगे, तो एक सेंस की बात है कि कई बार कुल खर्च विधि के नाम से प्रश्न आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हम तो व्यय पढ़ेंगे। व्यय और खर्च एक ही बात होती है जो हम अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हम इसको इस तरीके से बताते जा रहे हैं। तो कुल व्यय विधि यानी कि यहाँ पर व्ययों का क्या यूज है। देखिए, जब वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को हम समझ चुके हैं, वस्तु की कीमत में अगर जो परिवर्तन होता है, कीमत के घटने या बढ़ने पर उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा पर जितना खर्च हो रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो व्ययों पर कैसा पड़ता है, इस विधि में उसके द्वारा बताया गया है कि कुल व्यय विधि यानी कि व्ययों पर खर्च, मांगी गई मात्रा और कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके द्वारा हम यहाँ पे गणना करते हैं। इसमें लिखेंगे इस विधि के अनुसार मांग में या इस विधि के अनुसार मांग में या कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मतलब कि मांग अगर कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग का क्या हो रहा है, कीमत अगर घट रही है तो उसके फलस्वरूप इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च जिसे हम बोलेंगे टोटल आउटले, समझ में आ रही है बच्चों। यानी कि इस विधि में हमने व्ययों पर जोर डाला है कि व्ययों के द्वारा मांग की रोज की गणना की जा रही है। तो विधि के अनुसार कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या परिवर्तन पड़ रहा है, कुल खर्च के आधार पर मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप द्वारा मांग की रोज की गणना की जाती है। देखिए, व्ययों को हम कैसे इसमें ऐड करेंगे कि जब व्यक्ति मांगी जाने वाली वस्तु खरीदने जा रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च प्राइस दे करके वस्तु ले रहा है, तो इसका मतलब खर्च कर रहा है। अब वो खर्चा किस तरीके से कर रहा है, इस विधि में वही चीज बताई है कि मांग की रोज की जो गणना है, कहाँ पर तो समान हो रही है, कहाँ पर ज्यादा हो रही है और कहाँ पर कम हो रही है, इसी चीज को बता रहे हैं। जो खर्चों के अकॉर्डिंग हम एक चीज देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच तीन प्रकार की बताइए, तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बता रहे हैं इकाई लोच, या हम बता सकते हैं
लोचदार मांग बता देंगे, जिसे हम लोचदार मांग। दूसरी मार्शल के अनुसार एक एक मांग बताई है, एक एक मांग की लोच। और तीसरी बताई है बेलोचदार मांग। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम एक एक मांग को समझाते जाएंगे और मांग की लोच को व्ययों से कैसे जोड़ेंगे या व्ययों की सहायता से हम आपको कैसे मांग की लोच की गणना सिखाएंगे। 3 मांग बताइए, 3 मांगों में एक एक मांग बता रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं लोचदार मांग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो विधियां पूछ ली जाती है बच्चों, चाहे श्रेणी में। मैंने पिछले वीडियो में बार बार ये चीज बताई है कि दोनों में से कोई भी चीज पूछ ली जाती है और 6 नंबर कवर करते हैं। सबसे पहले मार्शल के अनुसार हम देखते हैं कि हमारी जो है लोचदार मांग, पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मांग की कीमत लोच है ये कौन सी कैटेगरी को डिनोट करती है। हमने पहले समझा दी है पांचों कैटेगरी। लोचदार मांग इसको हम बताएं ईडी 1 तो लिखेंगे, ग्रेटर लिखेंगे लेस। देखिए लोच है, फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, मांग में। लोचदार का मतलब है कि अत्यधिक लोच है मांग में, तो ग्रेटर का पहली श्रेणी। पहले हम इस चीज को देखें, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आप ये चीज को समझेंगे। लोचदार का मतलब क्या है, लोच ज्यादा लोच है किसके अंदर, डिमांड में, कीमत में नहीं, इकाई में नहीं। ठीक है, अब मार्शल के अनुसार लोचदार मांग को जो बताया है वो बताया है कि कीमत में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उस पर मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांगी जाने वाली मात्रा के प्रभाव पड़ने से कुल खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बात कि कुल खर्च पर या कुल व्ययों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी चीज को इसमें बताया गया है। जैसे अगर हम देखें कि रोजगार मांग को क्या कहेंगे कि यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से, यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से कुल खर्च, कीमत अगर थोड़ी घट रही है तो कुल खर्च जो है वो हमारा क्या होता है, या कुल खर्चा जो है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अब इस चीज को हम एग्जांपल लेकर समझाएंगे बच्चों कि कैसे। और या अगर इसको उल्टा हमने या कीमत में या अगर हमने पहले कीमत में थोड़ी सी कमी की है तो कुल खर्च कैसे बढ़ा। कीमत में अगर हम थोड़ा सा बढ़ाने पर, ये कीमत को लिखेंगे, कीमत को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा या कुल खर्च क्या होता है, घटता है। कुल खर्च घटता है तो हमारी मांग क्या कहलाएगी, तो मांग लोचदार कहलाएगी। देखिए इसको ध्यान से समझें बच्चों,
इसको ध्यान से इसलिए समझा जा रहा है कि यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से, थोड़ा सा खर्च हमने कम कर दिया कीमत को, उसमें कमी करने से कुल खर्चा जो है हमारा बढ़ता है। कहने का मतलब कीमत कम हो गई तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु की मांग की मात्रा ज्यादा मांगेगा तो उसका खर्चा बढ़ता है। वो चीज बता रही हूँ। कीमत को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी मान लीजिए कोई 8 रुपए की चीज अगर 10 रुपए हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उपभोक्ता का भी कुल खर्चा कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा, मांग लोचदार कहलाती है। अगर हम इसको देखें बच्चों, एक एग्जाम्पल की सहायता से देखें कि मान लीजिए, माना कोई भी आप वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पर आपकी पुस्तक में जैसे दे रखा था कि बीकानेर भुजिया का एग्जाम्पल दे रखा है कि बीकानेर भुजिया के रेट्स को अगर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो कुल खर्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई चीज बता रखी है इसमें। तो हम कोई भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, नाम ले करके हम इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भुजिया की मांग जो है वो माना भुजिया की कीमत पहले जो कीमत थी वो 90 रुपये। शॉर्ट में समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल आपका बड़ा है और उसके ऊपर भुजिया की मांग जो है, उनकी मांग क्यू मान लीजिए 4 रुपये, तो कुल खर्च कितना होगा, गुणा करके बता देंगे। कुल खर्च कितना हो रहा है हमारा 36 रुपये। ये तो कुल खर्चा निकालना है कि अगर हमारी कीमत इतनी है और इतनी मांग है तो कुल खर्चा इतना होगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कीमत घट रही है, दूसरी पोजीशन है कि कीमत घट रही है, कीमत घटकर कितनी हुई है भुजिया की, 90 से 80 हो जाती है। कीमत घटकर कितनी हो रही है, 80 रुपये हो रही है। और जब कीमत घटी है तो भुजिया की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़कर 550 रुपये इकाई हो रही है, यानी किलो हो रही है, हो रही है। मांग जो बढ़कर है तो कितनी हो रही है, केजी इकाइयों में है, क्वांटिटी बढ़ गई तो मांग जो बढ़कर है वो 550 हो रही है। कुल खर्चा कितना हुआ, जिस तरीके से हमने पहले बताया था, लेकिन चीजों में अंतर हो गया, कीमत तो बढ़ गई और मांग की मात्रा ज्यादा हो गई। तो उपभोक्ता का कुल खर्चा क्या हो गया, गुणा आप करेंगे बच्चों, गुणा करने पर आपके द्वारा किया गया कुल खर्च जो आएगा वो आएगा 44,000। अंतर देखा, यानी कि कुल खर्च, कीमत जब हमारी 90 थी यानी कि थोड़ी ज्यादा थी तो मांग की मात्रा उपभोक्ता के द्वारा कम की गई थी, तो टोटल उन्होंने इतना खर्चा किया। जैसी कीमत घटी तो उपभोक्ता के द्वारा खर्चा ज्यादा हुआ। इस पोजीशन को यानी कुल खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुल खर्च यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 36,000 थे पहले और अब ज्यादा हो गए हैं। तो इस पोजीशन को या इस स्थिति को मांग की नोट की कौन सी श्रेणी कहेंगे, लोचदार मांग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो खर्चा है वो कितना हो रहा है, 44%। पहले कम था, यानी कि मांगी गई मात्रा एक ज्यादा हो गई कीमत से। ये जो पोजीशन है ये किसके बराबर हो गई, ये चीज दिखा है क्योंकि हमने प्रारंभिक कीमत और क्वांटिटी को रखा और तब उसका अकॉर्डिंग खर्चा देखा, कमी था क्योंकि कीमत बढ़ी नहीं थी। जैसे हम कीमत को घटा देते हैं और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो खर्चा हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि सस्ती होने के बाद हम क्या करते हैं, चीज की क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेते हैं। ज्यादा खरीदने पर क्वांटिटी तो ज्यादा रहती है लेकिन खर्चा भी ज्यादा होता है।
क्योंकि हम क्या देखते हैं कि चीज सस्ती हो गई। इसी के फलस्वरूप ये जो मांग कहलाएगी वो कहलाएगी रोजगार मांग, ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी मांग उठाएंगे और उसमें भी आप कीमतों में कैसे अंतर बताएंगे और उस मांग को एक मांग क्यों कहा गया है ये समझाएंगे। दूसरा, एक मांग की लोच। देखो पहले तो हमें इसकी कैटेगरी को देखना है कि ये मांग की जो लोच है कौन सी कैटेगरी को डिनोट करती है, ईडी और वन। ईडी तो है, वन भी है, यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा भी है, कीमत भी है। इन दोनों के बिना तो मांग की लोच होगी। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, जीरो है या फिर जीरो और इसलिए तो है ही नहीं कि हमने वन डिनोट कर दिया। क्यों वन डिनोट कर दिया? क्योंकि पहले ही बता थे एक ही, एक ही का मतलब एक तो आएगा ही, मांग है तो ईडी भी आएगा। तो ये कौन सी हो गई, एक ही मांग की लोच, कहने का मतलब इकाई के बराबर। साथ ही बता होगा एक ही यानी कि इकाई के लोच के बराबर। अब हम कैसे अपने खर्चों को इकाई के मांगी जाने वाली मात्रा के बराबर बताएं बच्चों, और कैसे उसको ज्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बराबर वाली अपनी कैटेगरी को बताएंगे। इसके अंतर्गत हम यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर हमारी खर्चों पर क्या होता है बच्चों, खर्चे हमारे समान रहते हैं, तो ये कौन सी मांग कहलाई जाएगी, एक मांग कहलाएगी। जैसे अगर हम लिखे कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्चा या कुल व्यय, कुल खर्चा क्या रहता है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। दो, क्योंकि कुल खर्चे पर कोई अपरिवर्तित रहता है, तो यह मांग ऐतिक मांग की लोच कहलाती है। यह मांग की लोच कहलाती है। अब कैसे कहलाएगी, जैसे हमने पिछला एक एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से हम देखेंगे कि कुल खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये इक्वल के बिल्कुल बराबर होगी, यानी मांगी जाने वाली मात्रा कीमतों के बिल्कुल बराबर होगी। तो हम देखेंगे, तो हम उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पानी की बोतल का ले लेते हैं एग्जाम्पल। माना पानी की बोतल की कीमत एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो आपकी किताब में है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि मैडम भी वही डिस्क्राइब कर रही है जो हमारी बुक में है। एग्जाम्पल आपको देख के समझ में आ जाएगा कि माना पानी की बोतल जो दे रखी है आपको, उसकी कीमत जिसे हम पी बोलते हैं, आप ब्रैकेट में पी भी लिख सकते हैं, कितनी बता रखी है, 10। इसी तरह से बोतल की जो मांगी गई मात्रा है, बोतल की मांग जो है, मांग को हम बोलते हैं मात्रा, क्वांटिटी या क्यू, मांग को हम बोलेंगे क्यू, यानी क्वांटिटी कितनी है, 400। ठीक है, 400 पीसेस मांग में। अब
वस्तु पर किया गया खर्च यानी कि कुल खर्च निकालेंगे। हमने देखा P इंटू या P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू जो भी। अब हमने प्राइस जाना था, P कितना है 10 और Q कितना है हमारा 400। तो कुल खर्चा कितना हुआ 4000। ये उपभोक्ता के द्वारा किया गया खर्च है। अब हमने जो दिखाया है ये समझाया है कि यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कीमत हम परिवर्तन तो कुल खर्चा अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए कि पहले वाली बोतल की कीमत इतनी थी, क्वांटिटी इतनी है और हमने कुल खर्चा किया। अब कीमत क्या होगी हमने घटा दी। नई जो कीमत आई है, नई कीमत जो है वो क्या है बोतल की, मान लीजिए नई कीमत है आपकी 8 रुपए, ठीक है, पानी की। और बोतल की जो मांग की जा रही है 8 रुपए पर, बोतल की क्या मांग है 500 पीस, 500 बोतल की डिमांड आ गई। तो कुल खर्च पर देखिए कुल खर्चा कितना हुआ, कुल खर्चा जो है वो जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें निकाला। 8 रुपए से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, कुल खर्चा हमारा वही 4000 रुपए। कहने का मतलब कुल खर्चे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कीमत घट गई है तो भी उपभोक्ता का खर्चा वही हुआ है, कीमत बढ़ी हुई थी तो भी उपभोक्ता का खर्चा वही हुआ है। आगे समझो बात कि जो हम अपनी क्वांटिटी और कीमत दिखा रहे हैं या हमारा एक एक नियम दिखाया जाएगा। मांग की रोज जो बताई जा रही है कि इकाई के बराबर होनी चाहिए। मांग की जो रोज है वो इकाई के बराबर होनी चाहिए, यानी कि व्यय जो है उपभोक्ता की जो व्यय है वो कीमत में परिवर्तन करने के बाद भी उतने ही समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं, समान रहते हैं। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे ED=1, यानी कि लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग या इकाई के बराबर मांग कहलाएगी। यानी मतलब है बच्चों कि हमने देखा कि एक एक नियम यानी कि हमारी दूसरा था। पहला तो हमने समझा था कि लोचदार मांग जो ग्रेटर बताई थी कि वहां पर उपभोक्ता के खर्चे बढ़ गए थे, कि अगर कीमत घट रही है तो खर्चा बढ़ रहा था और अगर कीमत बढ़ रही थी तो खर्चा उनका कम हो रहा था, यानी कि वहां पर जो उपभोक्ता के कुल खर्चे समान नहीं थे। ऐसा मान कि मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा हो रही थी सस्ती होने पर, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता का जो कुल खर्च है वो इक्वल है। समझ आई बच्चों? अब हम तीसरी, क्योंकि हर विधि में कैटेगरीज का यूज है, कैटेगरीज मतलब श्रेणियों का प्रयोग किया गया है। कौन सी श्रेणी कैसे समझाई गई है वो आपकी उस विधि के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे व्यय है तो उस श्रेणी को व्यय से कोऑर्डिनेट किया है, और अगर आपका प्रतिशत है तो उस श्रेणी को प्रतिशत से कोऑर्डिनेट किया है, और अगर आपकी ज्यामिति विधि है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो उस चीज को आपको बिंदुओं से डिनोट किया गया है। अब हमारी तीसरी जो कैटेगरी है इसमें वैल्यू बेरोजगार मांग, बेरोजगार मांग कहने का मतलब ईडी तो है 1 भी है लेकिन ग्रेटर है या लेस है। अब यहां पर हम क्या करेंगे लेस देन, कि कीमत के अत्यधिक बढ़ने पर यानी कि थोड़ा सा क्या ज्यादा थोड़ा अधिक परिवर्तित होने पर मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो कम हो रही है, यानी कि उपभोक्ता का जो खर्चा है वो कम हो रहा है। कैसे बताएंगे कि हम इस कैटेगरी को इसमें लिखेंगे, यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्च भी कम होता है, कुल खर्च भी कम होता है या बढ़ता है, कम होता है
या था इसके कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्चा भी बढ़ता है। कुल खर्च भी बढ़ता है। तो यह मांग कौन सी कहलाएगी बच्चों? बेरोजगार मांग। तो यह मांग बेरोजगार मांग कहलाएगी। कहने का मतलब समझ गए आप कि यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्च भी कम होता है, यानी कि आपका प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है कि कीमत कम हो रही है तो हमारे कुल खर्च मांगी जाने वाली मात्रा भी, यानी कि उपभोक्ता के द्वारा मांग भी कम की जाती है। यदि कीमत थोड़ी बढ़ रही है तो उपभोक्ता के द्वारा मांग भी बढ़ रही है और उसका कुल खर्च भी बढ़ता है। यानी कि हम देखिए प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है, कीमत में जितना परिवर्तन होगा उतना ही कुल खर्च में परिवर्तन हो रहा है। कीमत कम हो रही है तो कुल खर्च भी कम हो रहा है, कीमत बढ़ रही है तो कुल खर्च भी बढ़ रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को देख सकते हैं, दोनों में प्रत्यक्ष संबंध हो रहा है। कम हो रही है तो कम किया जा रहा है खर्चा, ज्यादा हो रही है तो ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इसमें भी एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों। एग्जाम्पल जो है वो ले रहे हैं कि यदि माना नमक ले रखे हैं, नमक की कीमत माना नमक की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, और मांगी जाने वाली मात्रा जो है, मांगी जाने वाली मात्रा तो कीमत नमक की जब कीमत 10 रुपए थी तो मांगी जाने वाली मात्रा या मांग जो है वो की जा रही है 100 किलो। तो कुल खर्चा कितना हुआ? 1000। कुल खर्च कितना हुआ? 1000। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि नमक की प्रारंभिक कीमत इतनी, प्रारंभिक मांग इतनी, तो कुल खर्च टोटल आउटले कितने हुए? 10 गुना 100 कर दिया, 1000 रुपए खर्च हुए उपभोक्ता के। यदि कीमत घट जाती है, यदि कीमत घट रही है, यदि इसकी कीमत नमक की कीमत घटकर कितनी हो रही है? 8 रुपए हो रही है, तो उपभोक्ता के द्वारा नमक की डिमांड कितनी की जा रही है? 110। उपभोक्ता की मांग 110। देखिए यहाँ पर हम कीमत और मांगी गई मात्रा में डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बताया कुल खर्च से जोड़ रखा है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो कुल खर्च भी बढ़ेगा। यहाँ पे मांगी जाने वाली मात्रा पर नहीं है, कुल खर्च बता रहे हैं। कुल खर्च कितना हो गया आप करेंगे? यानी कि 880 रुपए आया समझ में? जो हम ऊपर समझाना चाह रहे थे वो ये चीज है कि अगर कीमत ज्यादा थी तो कुल खर्च भी बढ़ा हुआ था, ज्यादा था इससे कंपेयर करिए। जैसे ही कीमत घटी तो कुल खर्च भी कम हो गया। कहने का मतलब है मांगी जाने वाली मात्रा तो वही है, नियम तो वही है, कीमत घटेगी तो मांगी की मात्रा बढ़ेगी
और कीमत बढ़ेगी, मांग की मात्रा घटेगी, लेकिन कुल खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आ रहा है समझ में? कुल खर्च हमारा क्या हो रहा है, उसके कीमत के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है। कीमत अगर बढ़ रही है तो बढ़ा देते हैं, और कीमत अगर घट रही है तो घटा देते हैं। तो ये जो है तीनों मार्शल के अनुसार तीनों कैटेगरीज आपको समझाइए, एग्जाम्पल ले लेकर के आप एग्जाम्पल को देखें और समझें। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको जल्दी से ये चीज समझ में आ जाएगी। हर तीनों कैटेगरी का आप एग्जाम्पल सामने रखें कि कुल जो खर्च है हमारे, कुल जो खर्चे समान है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, कुल खर्च बढ़े हुए हैं तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, यहाँ पर कुल खर्च क्या है कम हो रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी में। इस स्थिति को यहाँ पर 1000 और 880 कम हो गया खर्चा, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे कि खर्चा कम या ज्यादा। ये जो कैटेगरी कहलाएगी वो इकाई से कम कहलाएगी, ED लेस देन 1। ये सिद्ध हो गई बेरोजगार है। यहाँ पर तो कुल खर्च दिखा रहा है ज्यादा कम, तुलना भी कर दी हमने, लेकिन कम दिखा रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ, कम हो रहा है तो कम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी तीनों कैटेगरी समझा दी गई है बच्चों कुल व्यय विधि में, कि कुल व्यय जो है खर्चों के ऊपर है। खर्चे अगर बढ़ते हैं तो ईडी ग्रेटर हो जाएगा, खर्चे अगर कम होते हैं परिवर्तन की बात बिंदु में तो ईडी लेस देन हो जाएगा, किससे, कीमत से। और खर्चे अगर समान रहते हैं, कीमत अगर बढ़ रही है लेकिन हमारा जो खर्चा है वो इक्वल है, समान है, तो हमारी कैटेगरी ईडी इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। संख्यात्मक प्रश्न का ही है आपका एक एग्जांपल है, जिसे हम अभी नहीं सोच करते हैं और आपको बताएंगे कि वो कौन सी कैटेगरी का है, कुल व्यय विधि का ही है, और लास्ट में कौन सी कैटेगरी निकल करके आएगी। तीनों हमने बताई, एक लोचदार और बेरोजगार। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया या एग्जांपल समझो, एग्जांपल ये है कि जब वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत, कोई भी वस्तु ले सकते हैं बच्चों, जब वस्तु की कीमत 11 रुपये प्रति इकाई है, जब या जब 11 रुपये प्रति इकाई है, तब उपभोक्ता उस वस्तु की, तब उपभोक्ता उस वस्तु की 8 इकाई खरीदता है, उस वस्तु की 8 इकाई खरीदता है। ये तो पहली स्थिति हो गई कि प्राइस कितने हैं 11 रुपए और उसकी मांगी गई मात्रा कितनी है 8 इकाई। अब दूसरी स्थिति में कीमत, जब कीमत घटकर, जब कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है, कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है, तब उसकी, कितनी इकाई मांगेगा उपभोक्ता, 11 इकाई, 11 इकाई खरीदता है। उसकी 11 इकाई खरीदता है, तो कुल खर्च विधि द्वारा मांग की रोज ज्ञात करेंगे। तो कुल व्यय विधि
कुल व्यय विधि द्वारा मांग की कीमत लोच मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कुल खर्च जो है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन निकाले जो एग्जांपल से कि जब वस्तु की कीमत कितनी थी, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। वस्तु की कीमत कितनी है, 11 रुपये। दूसरी कंडीशन, वस्तु की मांगी गई इकाई या वस्तु की मांग लिख सकते हो। वस्तु की मांग जिसे हम क्यू बोलते हैं वो है 8 इकाई यूज कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए नमक की कीमत हमने 11 ले ली और बाद में उपभोक्ता के द्वारा उसको 8 मांगा जा रहा है, तो कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च P मल्टीप्लाई बाई Q इक्वल टू P कितना है 11, 8 और 88 रुपये। पहली स्थिति हो गई, यानी कि हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति में उपभोक्ता का कुल खर्च, पहली स्थिति में उपभोक्ता का कुल खर्च या कुल व्यय 88 रुपये। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में देखिए, जब कीमत घट गई, वस्तु की कीमत कितनी हो गई, वस्तु की कीमत घटकर कितनी हुई, 8 रुपये। P1 मान लीजिए नई कीमत है P। इसी तरह से वस्तु की मांग Q1 क्या हुई, कीमत घटी तो वस्तु की मांग बढ़ गई, बढ़कर 11 हो गई, 11 इकाई हो गई। ठीक है, तो कुल खर्च कितना है बच्चों, तो कुल खर्च P1 मल्टीप्लाई Q1 इक्वल टू 8 गुणा 11। कुल खर्च वही हो गया 88 रुपये। तो अब आपने देख लिया होगा कि उपभोक्ता का कुल खर्च क्या है, समान है दोनों स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या है, पहली स्थिति तो ये थी, अब हमने देखा कि दूसरी स्थिति में उपभोक्ता का कुल खर्च कितना है, 88, यानी कि कीमत घट या बढ़ रही है तो भी हमारा कुल खर्च क्या हो रहा है, समान है, इक्वल है। पहली स्थिति इक्वल दूसरी स्थिति, पहली स्थिति बराबर है दूसरी स्थिति, तो हमें ये कौन सी इकाई दिख रही है, कौन सी मांग की लोच है बच्चों, ये मांग की लोच कहलाएगी आपकी ED = 1, यानी कि कीमतों में परिवर्तन के बाद भी हमारे कुल खर्च समान है। यहाँ पे आपको समान क्या चीज दिख रही है, कुल खर्च, कि उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा
कम या ज्यादा कब हो रही थी, जब कीमत कम या ज्यादा हो रहे थे, लेकिन उसका खर्चा इक्वली था। अगर मांगी जाने वाली वस्तु की कीमत 11 रुपए थी यानी ज्यादा थी, तो वो कम डिमांड कर रहा था, अपने खर्चे को उतना ही रख रहा था जितना उसने दूसरी स्थिति में रखा। कीमत कम हो गई तो उससे मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, कीमत कम होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा बढ़ गई, लेकिन हमारा खर्चा उतना ही है, क्वांटिटी बढ़ा के दे दी। तो उपभोक्ता के द्वारा जो किया गया खर्चा है वो अगर समान आता है तो वो कौन सी मांग कहलाएगी, कौन सी मांग है, इकाई के बराबर, यानी कि एक एक मांग की लोच कहलाएगी। कुल व्यवधि में हमने 3 मांग पढ़ी या 3 कैटेगरी की मांग की लोच पढ़ी। पहली लोचदार, दूसरी एक एक मांग जो हमने अभी एग्जाम्पल दिखाया, और हमारा पहले भी हमने एग्जाम्पल समझाया था जब वो मांग चल रही थी साथ ही साथ, और तीसरी बेलोचदार मांग, यानी कि हमारे यहाँ पर मांगी गई मात्रा कीमत में परिवर्तन होने से घट बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं या कुल व्यय है उपभोक्ता के वो क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो ईडी इक्वल टू 1। अगर अधिक हो रही है पहले से, पहली दो स्थिति आपको दिखेगी हर एग्जाम्पल में, दोनों स्थिति में आप कंपेयर करेंगे कि कुल खर्च कैसा होगा, समान हो रहा है तो इक्वल वाला, अगर कुल खर्च पहले की अपेक्षा दूसरी स्थिति में बढ़ जाता है तो ग्रेटर वाला, और अगर कुल खर्च हमारा पहले या दोनों की स्थिति में कम हो जाता है तो लेस देन वाली पोजीशन आपकी कुल व्यवधि में कहलाएगी। जब हमने एग्जाम्पल किया या क्वेश्चन किया तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कुल खर्च हमारे यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो ये क्या चीज दिख रही है, ईडी इक्वल 1, जो हमारी इसको शो कर रहे हैं। ये जो स्थिति है वो हमारी कहलाएगी एक एक मांग की लोच। ये जो स्थिति है वो हमारी कहलाएगी एक एक मांग की लोच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको आज हमने मांग की लोच की तीनों विधियों को इस वीडियो में खत्म किया है। तीनों विधियां जो है हमने एक एक करके समझी है, रेखा चित्र के द्वारा, अपने प्राइस कीमत उदाहरणों के द्वारा हमने तीनों विधियों को समझा, जिसमें हमने प्रतिशत विधि को प्रतिशत के आधार पर समझा, और दूसरी विधि में ज्यामिति विधि यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा समझा, और तीसरी विधि जो हमने बताई कि उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्राओं को हमने उपभोक्ता के खर्चों से समझा। तो इस तरीके से आपको बच्चों तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीनों विधियों में से क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांग की लोच की विधियां समझाइए, विधियां है या पर्टिकुलर ज्यामिति विधि को समझाइए या प्रतिशत विधि को समझाइए। अब आप इस चीज को लेकर के आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और तीनों विधियों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।